गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में जो बैलेंस शीट कर रहे थे उसमें हम करेंगे आज असेट्स वाली साइड। असेट्स क्या होती हैं? असेट्स लाइक लाइबिलिटी आर आल्सो डिवाइडेड इनटू नॉन करंट एंड करंट असेट्स। लाइबिलिटी की तरह असेट्स भी दो भागों में डिवाइड होती हैं, एक नॉन करंट और दूसरी करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स इज डिफाइंड इन ए नेगेटिव मैनर इन शेड्यूल 3 of Company Act 2013 as non-current assets are those assets which are not current assets। तो जो करंट असेट्स नहीं होती उनको नॉन करंट असेट्स कहा जाता है। नॉन करंट असेट्स आर डिफाइंड इन ए नेगेटिव मैनर। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ करंट असेट्स। तो सबसे पहले हम करंट असेट्स समझते हैं। करंट असेट्स क्या होती हैं? ये आपने +1 में भी किया है कि करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन आर इंटेंटेड फॉर सेल आर कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के मतलब 12 महीने तक की अवधि के लिए जो असेट्स होती हैं उनको करंट असेट्स कहा जाता है, जो कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड होता है। हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग के लिए ही प्रयोग की जाती हैं। और एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज बैलेंस शीट डेट। तो इनकी अवधि जो होती है वो 12 महीने की होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड आर यूज्ड टू सेटल ए लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। और कैश इक्विवेलेंट जो 12 महीने की अवधि के अंतर्गत पूरा करना होता है, इससे रिलेटेड ये असेट्स होती हैं। तो हम इनको असेट्स वगैरह को समझने से पहले करंट असेट्स को ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। Operating cycle is defined in Schedule 3 of Company Act. Operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash or cash equivalent। मतलब assets को cash और cash equivalent में change होने की जो अवधि होती है उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है और इसे 12 महीने की अवधि का माना जाता है। अब इसकी ज़्यादा डिटेल में हम इसकी थोड़ी सी स्टडी करते हैं। फर्स्ट है expected to be realized in or intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle। Assets that are expected to be realized within the normal operating cycle of business are classified are shown as current assets। जैसे operating cycle of a business is 18 month, कि अगर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 18 महीने का है और असेट्स जो है वो 18 महीने में ही कैश में चेंज हो जाएगी, तो उसे हम करंट असेट्स का नाम देते हैं। असेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड आफ्टर 18 मंथ, और जो 18 महीने की अवधि के बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंज होती है, तो उसे हम नॉन करंट असेट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हेल्ड primarily for the purpose of trading, and assets is classified or shown as current assets if it is held for the purpose of trading। thus stock is classified or shown as current assets। जो मतलब ट्रेडिंग के रूप में प्रयोग करते हैं असेट्स, उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। जैसे हम स्टॉक को ट्रेडिंग असेट्स मानते हैं। स्टॉक के अंतर्गत रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और गुड्स परचेज फॉर सेल, स्टोर, स्पेयर, लूज टूल आदि, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, दैट इज बैलेंस शीट डेट। Assets that are expected to be realized within a period of 12 months from the date of balance sheet are classified are shown as current asset। जैसे अगर ऑपरेटिंग साइकिल जो बिजनेस का है वो 7 मंथ का है और एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड असेट्स एंड 12 मंथ में, तो ये असेट्स कौन सी कहलाएंगी? करंट असेट्स कहलाएंगी। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Unless they are restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date, balance sheet, cash and cash equivalent are always classified or shown as current assets। However, if there are restriction on their use, they are not classified or shown as current assets but as non-current assets। For example, if a company has balance in bank outside the country and that country has restricted transfer of amount outside the country, such balance with bank is classified as non current assets। इसमें कहते हैं कि वैसे तो कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है वो करंट असेट्स के नाम से ही जाना जाता है, पर अगर आपका कोई बैंक जो है वो विदेश में है और अमाउंट जो है वहीं पर ही ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, तो ऐसा जो बैलेंस है उसे हम नॉन करंट असेट्स के नाम से ही जानते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी असेट्स करंट है और कौन सी नॉन करंट है। जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल है, इसका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 11 मंथ है और एक्सपेक्टेड
जो है रियलाइजेशन का पीरियड वो 10 मंथ है। तो ये हम करंट असेट्स के नाम से जानेंगे। आगे ऑपरेटिंग साइकिल 11 मंथ है पर एक्सपेक्टेड रियलाइज्ड पीरियड है 12 मंथ, तो ये भी क्या कहलाएगी, करंट असेट्स कहलाएगी। इसी तरह से अगला जो है उसका ऑपरेटिंग साइकिल 11 है और एक्सपेक्टेड रेट 15 है। अब इसमें क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड पीरियड जो है वो मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा है और 12 महीने से भी ज़्यादा का टाइम ले रहा है, तो इसलिए इसे हम नॉन करंट असेट्स के नाम से ही जानेंगे। अब इसमें अगले वाले में ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड 20 महीने और एक्सपेक्टेड है 15 महीने, तो ये कौन सी कहलाएगी, करंट असेट्स कहलाएगी, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से कम है। आगे अगले वाले में भी ऐसी है कि ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है 20 महीने पर एक्सपेक्टेड जो है वो क्या है, 24 महीने की अवधि है एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा है और 12 महीने से ज़्यादा की अवधि का है, तो इसलिए इसे नॉन करंट असेट्स के नाम से जाने। तो कैसे ये एक एक नंबर में आ सकते हैं कि ये करंट असेट्स है या नॉन करंट, तो इसको ध्यान से आपने समझना। अब हम पढ़ेंगे नॉन करंट असेट्स क्या होती है। नॉन करंट असेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर हेड। बैलेंस शीट में इनके 5 मेजर हेड बने हुए हैं। सबसे पहला है इसमें फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स कौन सी असेट्स होती हैं, विच आर हेल्ड बाय ए कंपनी नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर द पर्पस टू इंक्रीज अर्निंग ऑफ द बिजनेस, जो सेल के लिए नहीं होती, बिजनेस की अर्निंग को बढ़ाने के लिए होती हैं। दे आर यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड टू अर्न प्रॉफिट, लंबे समय के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये आगे कैटेगराइज्ड होती हैं टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो टेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होगी, प्लांट मशीनरी फर्नीचर हो गया। और इनटेंजिबल होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क आदि हो गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती हैं, टेंजिबल असेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत होती हैं और टेंजिबल होती हैं। और इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट ये होती हैं फिक्स्ड इनटेंजिबल असेट्स, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया आदि। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगला पार्ट जो है इसका बी पार्ट वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट टू रिटेन देम, मतलब कि इनको हमने सेल करने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया है बल्कि इनको अपने बिजनेस में ही रखने के लिए इन्वेस्ट किया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, मेड बाय ए कंपनी इन शेयर और डिवेंचर, जो शेयर और डिवेंचर के रूप में कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं किसी अन्य कंपनी के शेयर वगैरह खरीद कर। और अदर इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। Investment are classified are shown under the following head: investment in property, equity, instrument, preference share, government or trust security, debenture, bond, mutual fund, partnership firm आदि। और अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी अलग अलग भागों में, मतलब जैसे ये इनके पार्ट्स हैं कि इस रूप में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। सी पार्ट है इसका डेफर्ड टैक्स असेट्स and deferred tax liability. Deferred tax liability net appear under non-current liability in equity and liability part of the balance sheet, and deferred tax assets appear under non-current assets in the assets part of balance sheet. The two terms are interrelated as balance in deferred tax liability in 1 year may get converted into deferred tax assets in the next year. तो एक साल की जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है वो अगले साल असेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगला पार्ट है इसका डी पार्ट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आर दोज लोन एंड एडवांसेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बैक इन कैश आर काइंड इन द फॉर्म ऑफ एन असेट्स आफ्टर 12 मंथ। मतलब लंबे समय के लोन और एडवांस जो हमने दे रखे हैं, तो ये आशा की जाती है इसमें कि ये 12 महीने के बाद ही हमें प्राप्त होंगे। ये आगे कई भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले है कैपिटल एडवांस।
Advance given for acquiring fixed assets are known as capital advance. Normally such advance are not received back in cash but are received in the form of an assets. जैसे assets के रूप में हम कोई advance दे देते हैं तो वो वापस किस में आता है, assets के रूप में ही आता है. It means capital advance get converted into assets of the company. तो fixed assets are non-current assets, therefore capital advance are also classified as लॉन्ग टर्म एडवांस, जिसे नॉन करंट असेट्स भी कहा जाता है. आगे आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये क्या होती हैं? दैट आर गिवन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, दैट इज फॉर ए पीरियड मोर देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस आर क्लासिफाइड आर शोन एज लॉन्ग टर्म एडवांस नॉन करंट असेट्स. जैसे कोई डिपॉजिटरी हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी आदि हो गया. अदर लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस अदर देन those classified are shown under capital advance and security deposit are classified are shown other loan and advances. इसके अलावा जो और हमने पैसा दे रखा होता है उसे अदर लोन एंड एडवांसेस के नाम से जाना जाता है. ई पार्ट है अदर नॉन करंट असेट्स. ऑल अदर नॉन करंट असेट्स दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव क्लासिफिकेशन. जो इन उपरोक्त जो हमें सारी बातें बताई हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आती वो आ जाएंगी अदर नॉन करंट असेट्स में. इनको भी दो भागों में बांटा जाता है. एक है लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल. इफ द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, अगर रिसीवेबल वो अमाउंट 12 महीने के बाद है तो वो अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएगा. इसके अलावा और जैसे ट्रेड रिसीवेबल, देयर मे बी अदर असेट्स सच एज अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, लॉसेस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे. तो ये सारी थी नॉन करंट असेट्स. आगे आगे करंट असेट्स, ये भी आगे कई भागों में बटी हुई हैं. सबसे पहले है इसमें करंट इन्वेस्टमेंट. ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने की अवधि के अंतर्गत पूरी होनी है उसे कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट. इसमें आ जाएगी इक्विटी इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस, वही चीज़ें हैं. वो 12 महीने से ज़्यादा अवधि वाली हैं जो नॉन करंट है, और ये 12 महीने के अंतर्गत की अवधि वाली हैं. नेक्स्ट आ गया स्टॉक. held for the purpose of trade in the ordinary course of business for manufacturing or trading of goods. ये आगे कई भागों में बटा होता है. जैसे रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, स्टोर, स्पेयर, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक, लूज टूल्स आदि. नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल वो वाले रिसीवेबल हो गए जो जिनकी पेमेंट जो है वो 12 महीने की अवधि के अंतर्गत ही हमें प्राप्त हो जानी है. इसमें है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट. इट इज़ ए प्रोविजन मेड टू मीट द पॉसिबल लॉस. जैसे हम डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट माइनस कर देते हैं तो नेट डेट इसके अंतर्गत लिख लेते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज डिस्क्लोज्ड अंडर द रेलेवेंट हेड सेपरेटली. इट लीड्स टू द टू अप्रोचेस. फर्स्ट अप्रोच क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज शोन एज प्रोविजन अंडर आइदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन डिपेंडिंग ऑन वेदर ट्रेड रिसीवेबल आर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. तो ये प्रोविजन के अंतर्गत आ जाएगा. अगर लॉन्ग टर्म के ट्रेड रिसीवेबल है तो इसका प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म में आएगा, अगर शॉर्ट टर्म के हैं तो प्रोविजन भी शॉर्ट टर्म में आएगा. दूसरी अप्रोच क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट. मतलब डेटर में से ही माइनस कर देना. तो ये इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है इस तरह से. नेक्स्ट है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Schedule 3 require the cash and cash equivalent be classified are shown as follows. Balance with bank, check draft, cash in hand, other, earmarked balance with bank held as margin money, bank deposit with more than 12-month maturity. ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. आगे है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. जिनकी अवधि 12 महीने के तक की है वो आ जाएंगे शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस में. और अदर करंट असेट्स जो उपरोक्त कहीं भी नहीं आ रही हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, ये आ जाएंगे अदर असेट्स में. नेक्स्ट है इसमें कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी. कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? दोज लाइबिलिटी विच मे आर मे नॉट अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर. मतलब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करती है कि वो लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी. जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है. ए क्लेम इज फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन ए कंज्यूमर कोर्ट बाय द कस्टमर. द कोर्ट में होल्ड द कंपनी एट फॉल्ट एंड मे इम्पोज पेनल्टी. इट मे हैपन अदरवाइज आल्सो. वेदर द कंपनी हैज ए लाइबिलिटी आर नॉट इज डिपेंड ऑन कोर्ट ऑर्डर. जैसे कोई किसी कस्टमर ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया
तो अगर तो कंपनी जीत जाती है तो वो लाइबिलिटी नहीं बनेगी, पर अगर कंपनी हार जाती है तो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो ऐसी लाइबिलिटी जो किसी निर्णय पर डिपेंड करती है उसे कहा जाता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। Proposed dividend for the current year is also shown as current liability because it is subjected to approval by the shareholder who may reduce the amount of dividend to be paid। तो इस तरह से जो proposed dividend है करंट ईयर का वो भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी माना जाता है। Contingent liability is not received in the books of account but is disclosed in the note to account for the information। तो ये note to account में लिखा जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, बाकी बैलेंस शीट में इसे हम शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कमिटमेंट मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट ड्यू टू एक्टिविटीज एग्रीड टू बी कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इट इन फ्यूचर, दे आर बी क्लासिफाइड इनटू। ये कोई कमिटमेंट्स हैं, इनको भी आगे भागों में बांटा गया। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रिमेन टू बी executed on capital account and not provided for uncalled liability on share other commitment। ये भी सारे जो हैं ये नोट टू अकाउंट में ही दिखाएंगे, इसको बैलेंस शीट के अंतर्गत हम नहीं दिखाते हैं। तो अब जो मैंने आपको करवाया था बैलेंस शीट में, मैंने लाइबिलिटी और असेट्स इन सबको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी आप पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना वो आपने करने हैं। थैंक यू।